नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू ब्यूटी मार्क पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जो एलटी ग्रेड यूपीपीसीएस जो यूपीपीएससी जो कराता है एलटी ग्रेड का 6 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ जो है शिफ्ट 1 का करते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र का। ठीक, सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 53.3% जो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे हमारा सेवा क्षेत्र सर्वाधिक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, जो 1950-51 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वित्तीय वर्ष, उसमें सेवा क्षेत्र का कितना योगदान था? तो वो 29.6% था। ठीक, इसी तरह से कृषि कृषि में जो वर्तमान में 19.7% का योगदान है, लेकिन यही 1950-51 में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 55.4% था, सर्वाधिक था। ठीक है, दूसरा इसमें आपका देखते हैं टर्सरी क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र हो गया ये। ठीक है, तो इसमें जो इस टाइम है 25.3% और जो हमारा 14.1% 1950-51 में योगदान था जीडीपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था एलटी ग्रेड का, जो 30 क्वेश्चन है, जिसमें जीएस पूछता है, करंट अफेयर्स। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है अल्ट्रासोनिक, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो भी आवृत्ति होगी उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब साउंड वेव कितने तरह के होते हैं? तो ऑडिबल साउंड होगा, इंफ्रासोनिक होगा और अल्ट्रासोनिक होगा। ठीक है, तो ये हम इसको सही से बता रहे हैं ताकि नेक्स्ट एग्जाम में भी हम यहाँ से क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो श्रव्य तरंगे होती है उसको ऑडिबल वेव्स बोलते हैं, जिसकी सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, यानी कि जो हमारा कान यानी कि मानव मन ईयर द्वारा सुना जा सकता है। ठीक है, 20 से 20 हर्ट्ज, या कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम जो मानव है, मनुष्य है, सुन सकता है, तो उसको ऑडिबल साउंड वेव कहते हैं। ठीक, दूसरा है इंफ्रासोनिक, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम उसकी ध्वनि को हम सुन सकते हैं, जो हृदय की धड़कन होती है, इसलिए हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, अपने कानों से डायरेक्ट नहीं सुन सकते। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक है, यानी कि जो 20 हर्ट्ज से कम की जो की आवृत्ति होती है उसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अब जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की चीज की ध्वनि होती है उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, यानी कि चमगादड़, डॉल्फिन, ये जो है अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए ऑडिबल वेव, तो उसका रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और इंफ्रासोनिक उसका हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। उसका एग्जाम्पल हम हृदय की धड़कन दे सकते हैं, और अल्ट्रासोनिक जिसमें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति होती है या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है, जैसे चमगादड़, डॉल्फिन द्वारा उत्पन्न वेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब आता है क्वेश्चन एक, अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव होता है उसका उपयोग क्या होता है? जैसे बड़े बड़े विशाल जो धातु के पुल बने होते हैं, या जो हमारा कैप्सूल बनता है, यानी कि जो पेट्रोल डीजल ये जाता है ना, जिसमें उसको कैप्सूल बोलते हैं, तो उसमें विशाल धातु में दरार पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस किया जाता है। अगर दरार है
तो उसमें पता लग जाता है। ठीक, किडनी स्टोन होता है तो उसमें उसके उपचार के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड होता है, पेट में कोई भी गड़बड़ी होती है उसको देखने के लिए, या सोनोग्राफी, ठीक है, या अल्ट्रासोनोग्राफी, तो वहाँ भी उपयोग होता है, अल्ट्रासोनिक वेव का होता है। ठीक है, एक सोनार है, सोनार यंत्रों में भी अल्ट्रासोनिक वेव का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि समुद्र के अंदर पनडुब्बी का पता लगाना या किसी अन्य चीज का पता लगाना, वो सोनार का यूज करते हैं जिसमें अल्ट्रासोनिक का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता था कि जनजाति और अवस्थिति, ये 4 पूछा गया था, मैचिंग में आया हुआ था। ठीक है, तो मसाई जो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, यानी केन्या, तंजानिया। शेमांग, जिसे सेमाई भी बोलते हैं, ये मलेशिया की जनजाति है। बुशमैन, ये कालाहारी में, जो मरुस्थल है कालाहारी, वहां पे ये जनजाति पाई जाती है। ये 3 की ये अवस्थिति। माओरी जनजाति, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। माओरी जनजाति कहाँ की है, तो न्यूजीलैंड की है। ठीक, अब कुछ अन्य जनजाति भी हम आपको बता रहे हैं जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जूलू जनजाति नेटाल प्रांत, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बदू जनजाति अरब में पाई जाती है। इकांथा जनजाति दक्षिण अफ्रीका में, बेदास श्रीलंका में, नुबा सूडान में, पिग्मी कांगो बेसिन में जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात, यानी कि दूध सागर वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है, तो ये गोड जो है मांडोवी नदी पे है। ये गोवा में ज्यादातर पड़ता है। ठीक है, गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर है, तो ये मांडोवी नदी पर दूध सागर प्रपात है। अब कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण प्रपात है उसको हम देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक, कावेरी नदी पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। गोकक जलप्रपात, ये घाट प्रभा की सहायक नदी गोकक नदी पर है। ठीक, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है। च से चुलिया, च से चंबल, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मधार जलप्रपात चंबल नदी पे है। चचाई, चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पुनासा एग्जाम, पुनासा जलप्रपात ये चंबल नदी पे है। दूध सागर आपको बताया गया ऊपर मांडवी नदी पे है। चित्रकूट, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये काफी हमारा यूपीएसआई, पुलिस है, होमगार्ड है, लेखपाल है, उसमें काफी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है थलयार जलप्रपात मंझलार नदी पर स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है बरकाना जलप्रपात, ये शिवमोगा नदी कर्नाटक में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। ये काफी बार पूछा जाता है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, तो इसको हम लिख भी सकते हैं तो याद हो जाएगा। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को फसलों का ऊंट, कैमल ऑफ क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ज्वार, सोरगम को हमें फसलों के ऊंट के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं। यहाँ सभी जीवधारी नहीं होगा, यहाँ पे वनस्पति होगा। ठीक है, जहाँ पे वनस्पति होगी वहां पर जैव विविधता हॉटस्पॉट ज्यादा उसको आधार मानकर उसको परिभाषित किया जाता है। यानी कि वो एरिया जहाँ पे ज्यादा जैव विविधता होती है, वनस्पति भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, जीव जंतु भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको आधार वनस्पति को ही माना जाता है। ये आंसर की में बताया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हॉट स्पॉट का जो शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था योजना से, मैचिंग कराना था, माँ MAA। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था स्तनपान का बढ़ावा देना। लक्ष्य का था प्रसव कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में सुधार का। सुमन योजना का था गर्भवती स्त्री एवं नवजात के स्वास्थ्य देखभाल, वो भी निःशुल्क, ठीक है। NCP कार्ड, इसका होता है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ठीक है। जिसे पोलियो का टीकाकरण होता है या खसरा, इसका टीकाकरण होता है, तो यही NCP कार्ड बनता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, ठीक है। इसका था कि PMMVY के अंतर्गत लाभ, ये मैचिंग में हुआ था, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी योजना किस ईयर आई थी, ठीक है। इस समन्वित बाल विकास योजना ये 1975 ईस्वी में आई थी, ठीक। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम ये 2005 में आया था। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना 2008 में आया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना 2018 में आई थी। ये भी स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, जो आने वाले एलटी ग्रेड है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। भारत में सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 2001 में हुआ था। उस उद्देश्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 2010 तक निःशुल्क शिक्षा था, ठीक। अब इसी से रिलेटेड अन्य हम आपको बता रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना कब चलाई गई थी? तो 1995 में चलाई गई थी। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है जो एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है जो हाई कोर्ट द्वारा जारी की जा सकती है, हस कार्पस जिसको बोलते हैं, ठीक। जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत हाई कोर्ट इशू करता है, और जो है इसका अन्य जो है हमारा जैसे परमादेश, 5 तरह के रिट है। तो पहला हवास कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि कोई भी आदमी को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाना है और उसका कारण भी बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है परमादेश, मैंडमस जिसको बोलते हैं। ये कब इशू की जाती है? जब न्यायालय को लगे कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों को पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो ये उसके प्रति मैंडमस इशू किया जा सकता है, ठीक है। जैसे टीचर और शिक्षा का अधिकार है, बच्चों का मौलिक अधिकार, अगर वो पढ़ा नहीं रहे हैं तो जो न्यायालय ये जो हमारे टीचर हैं उनसे पूछ सकते हैं कि परमादेश यानी मैंडमस के तहत कि आपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों को पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंडमस यूज किया जा सकता है हमारे माननीय कोर्ट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मतलब नेक्स्ट एडिट है अधिकार परीक्षा, जिसको क्वारंटो बोलते हैं, ठीक। ये कब इशू होता है? इसमें होता है जब लोग पद अथवा इससे जुड़े हुए व्यक्तियों के अधिकारों और शक्तियों का परीक्षण अधिकार परीक्षा से होता है, ठीक है।
अब कोई भी अधिकारी है, उसका क्या अधिकार है, शक्ति क्या है, उसका परीक्षण करना होता है तो को वारंटों के तहत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। ये कब रिड्यूस होता है? अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य कर रहा है या देश की किसी विधि का उल्लंघन कर रहा है तो न्यायिक कार्रवाई रोकने के लिए प्रतिषेध जारी होता है। ठीक है। इसको रोकना होता है कि कोई भी काम हो रहा है भाई, उसको रोको रोको, तो ये रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण, जिसको सरसरी बोलते हैं। ये कब होता है? अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण किसी विधि के उल्लंघन में कोई निर्णय दे दे तो उस निर्णय के प्रभाव को स्थगित करने के लिए ये रिट जारी होता है, सरसरी। ठीक है। अगर कार्रवाई रोकना है तो प्रोहिबिशन, और उसको स्थगित करना है तब सरसरी का यूज होता है। इसमें अनुच्छेद 32(1) और 2 के तहत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान है। लेकिन अगर हमारे संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे, तो यह अधिकार किसी अन्य न्यायालयों को फंडामेंटल राइट के हनन पर ये शक्ति दे सकता है। वो आर्टिकल 32(3) के तहत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह आया था अनुच्छेद और मैचिंग का आया था। तो जो हमारा 51 ये है का है, तो ये मूल कर्तव्यों से इसको मैचिंग करना था। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 जो है उपाधियों का अंत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है था डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से जो है संबंधित है। अन्य कप ये पूछा जा सकता है, इससे रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, मार्डेका कप, ये भी फुटबॉल से ही रिलेटेड है। ठीक है। हॉकी, बिटकन कप, आगा खा कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये हॉकी का है। गोल्फ का बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, ये किसका है? गोल्फ का है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का ये क्वेश्चन है, मेडिवल हिस्ट्री से है। फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई है? तो पंचमहल ऑप्शन में जो था, ये अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी के अंदर ये निर्मित की गई है। ठीक है। 1571 में गुजरात विजय के बाद जो है जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, बीरबल महल, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास, ये जो है सभी इमारतें फतेहपुर सीकरी के अंदर बनी है। यानी कि पंचमहल भी आ गया ऑप्शन में, ये सब। तो अगला बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि फतेहपुर सीकरी में कौन सी इमारतें नहीं बनी है, तो इनमें से दे देगा, एक कोई और दे देगा। ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं सभी ये इमारतें जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध से है, नीली मत्स्य, पीली तिलहन, हरित क्रांति खाद्यान्न से है, अन्य क्रांति जो है ब्राउन खाद्य या बायोमास से, गुड़, आलू, रजत, अंडा, सुनहरी गोल्डन रिवोल्यूशन बागवानी से है। भारत में हरित क्रांति का जो है जन्मदाता कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है? तो पार्थेनियम कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्थेनियम, नया क्वेश्चन है कृषि से। ठीक है। इस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों
कि आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम उठाया था कर्पूरी ठाकुर। ये भारत रत्न इनको मिला है। ठीक है। किस नेता ने स्थानीय स्वायत्ता संस्थाओं का विरोध किया? तो वी.आर. अम्बेडकर। जो पंचायती राज है इसका घोर विरोधी थे अम्बेडकर जी। ठीक है। इनके अनुसार पंचायतें सामाजिक व आर्थिक समानता की राह में बाधक बन सकती है, क्योंकि समांतवाद, जमींदारी ऐसी सब व्यवस्थाएं आ सकती है। ठीक है। तो इनका ये विचार था। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट हो, यानी कि स्थानीय लोगों को उसमें भागीदारी बनाया जाए। इसीलिए उसको डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशित तत्व में रखा गया था। इसे अनुच्छेद 40 के तहत रखा गया था पंचायती राज को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जो बौद्ध संगति हुई थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। एक पूछता है क्वेश्चन स्थल। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में हुई थी। ठीक है। जम्मू कश्मीर में। अब पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति के राजा कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय का काला अशोक, तीसरा का अशोक था और चौथा कनिष्क। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अध्यक्ष कौन था प्रथम बौद्ध संगति का? तो महाकश्यप। द्वितीय का शर्वकामी अध्यक्ष और तृतीय का मोगालिपुत्र तिस्य। याद कैसे होगा ये? तो मोगालिपुत्र तिस्य जो है पाटलिपुत्र पुत्र, मोगालिपुत्र। ठीक है। अशोक तृतीय था और चौथा वासुमित्र कनिष्क। ये जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक। अब इनका योगदान क्या रहा? जो प्रथम बौद्ध संगति है उसका योगदान था विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। और जो द्वितीय बौद्ध संगति था उसमें बौद्धों का फूट हो गया, उसमें इथेरवादी और महासंघी का निर्माण हो गया, दो गुट बन गए। ठीक। और तीसरा जो अशोक करवाया था बौद्ध संगति, उसमें अभिधम पिटक का संकलन किया था। ठीक है। यानी कि प्रथम में विनय पिटक और सूत पिटक और तीसरा में अभिधम पिटक बना था। ठीक। और जो कनिष्क के टाइम जम्मू कश्मीर में हुआ था कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति, उसमें क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान महायान में। ठीक है। जो हीनयान और महायान में, जो हीनयान थे वो भगवान नहीं मानते बौद्ध धर्म को, महात्मा बुद्ध को, मूर्ति पूजा नहीं होता था, लेकिन महायान में मूर्ति पूजा होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट का कुबड़ बना होता है, तो ऊंट का कुबड़ वसा उत्तकों से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग जी रोशन ने किया था। वाल्टर जी रोशन ने क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैंने कुछ अन्य शब्दों का जो है लिख रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैव विविधता, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, ये RF दासमान इसका यूज किए थे। हॉट स्पॉट का यूज जो शब्द है उसका प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया था। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नस्ट हेकेल ने किए थे। ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए कितना अंतर है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी का अर्नस्ट हेकेल ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी टांसले। हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। इकोलॉजिकल नीचे शब्द का प्रयोग गिम्मेल्स ने किया था। ठीक है। उसी तरह से पारिस्थितिकी संक्रमण, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, इसका प्रयोग बेनेट ने किया था। ठीक। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रयोग क्लीमेंट्स ने किया था। काफी हमने इसको एक साथ लिख रखा है, तो आप लोग भी लिख लेंगे और इसको याद करेंगे, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन ये आ ही जाता है। ठीक है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईपी गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम है, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक। यहाँ तक कि सीटेट के लिए भी जो पर्यावरण का कुछ क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, मुंबई में अखिल भारत कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई थी जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार यानी कि अनुमोदन मिला था, पारित नहीं, ठीक है। काफी ध्यान देने की बात है ये। 8 अगस्त 1942 को अनुमोदन मिला था भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक। अब ये प्रस्ताव पारित कब हुआ था? ये पारित हो गया था पहले ही 14 जुलाई 1942 को ही, लेकिन अनुमोदन यानी कि स्वीकार किया जुलाई के बाद अगस्त आता है। 8 अगस्त 1942 के बाद स्वीकार होगा, पहले तो पारित हुआ ना 14 जुलाई 1942 वर्धा में हुआ था, ठीक। प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका समर्थन सरदार पटेल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम, ठीक है, वाटर से क्रिया करती है, इसलिए सोडियम को बहुत जो है उसको चाकू से भी काटेंगे तो कट जाएगी। धातु है ऐसी धातु, बहुत नरम होती है, सॉफ्ट होती है, और जल से ये अभिक्रिया करके विस्फोट कर देती है। तो इसको रखा कहाँ जाए? तो भाई इसको रखने के लिए हम केरोसिन तेल में रखते हैं, ठीक है, ताकि जल से अभिक्रिया ना कर सके। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको जो है अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो इसमें चार्टर अधिनियम आया था 1793 ईस्वी में, पिट इंडिया एक्ट आया था 1784 में, अब भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1861 में, रेगुलेटिंग अधिनियम आया था 1773 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले 1773 आया था, फिर चार्टर अधिनियम आया था 1793, उसके बाद आया था पिट इंडिया ये था, उसके बाद ये आया था हमारा भारत परिषद में 1861 आया था, ठीक है। सबसे लास्ट में 1800 है, इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? यानी कि सर्दियों के महीने में बारिश होती है तो तमिलनाडु में होती है। कैसे होती है? ये विंटर मानसून होता है, इसमें क्या होता है कि जब लौटता है मानसून विंटर में यानी कि ठंड में, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो उसमें क्या होता है कि ये वापस, ये हमारा तमिलनाडु है, ठीक। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी से कुछ जो है जल वाष्प उठा के और यहीं पे बारिश कराता है, तो जहाँ बारिश होगी तो बाढ़ आएगी। तो यही पूछ रहा था, विंटर में कहाँ बाढ़ आती है? तो तमिलनाडु में आती है। लेकिन जब गर्मी का दिन होता है समर मानसून, तो उसमें क्या होता है, इधर से वो हवा चलती है, तो इस एरिया से वाटर ले जाकर, तो इधर क्या होता है, हमारा पर्वत है, तो तमिलनाडु में उस टाइम बारिश नहीं हो पाती है, लेकिन लौटते टाइम बारिश होती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क, और पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ट्रू विक्ट्री मार्क पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो, ताकि हमारा भी जो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।